तो अग्निवीर को लेकर के भी बहुत एक नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की गई थी, फेक नैरेटिव। ये जो चीज है ना, जो सोच मैंने जैसे पहले पूछा था, तो इससे आप कहाँ तक सहमत हैं कि इसके पीछे देश को, समाज को तोड़ना, आहत करना, ये सोच काम करती है? धन्यवाद भाई। सर्वप्रथम तो भारत 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और पंचजन्य भी अपने 75 वर्ष में है। तो पंचजन्य की पूरी टीम को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं पंचजन्य भी, आपने हमें योद्धा कहा, हम कहते हैं आप हम बहुत बड़े योद्धा है, और आप जैसे योद्धाओं की वजह से ही हम जैसों का जन्म भी होता है और हम जैसों को ताकत भी मिलती है। अब जो ये फेक नैरेटिव का पूरा जो चल रहा है सिनेरियो देश में, कौन है वो लोग, क्या है इनकी मंशा और इसके पीछे का क्या षड्यंत्र है, और बहुत जिम्मेदारी से बोल रही हूँ इस मंच से, जिनको मैंने नाम दिया है चांडाल चौगड़ी का, देश में काम कर रही है। कौन है वो चांडाल चौगड़ी? बॉलीवुड, कम्युनिस्ट, लेफ्ट मीडिया और भारत का विपक्ष, ये है चांडाल चौगड़ी। एजेंडा बहुत क्लियर है, कम्युनिस्ट इस्लामिस्ट एजेंडा काम कर रहा है, और ये चारों जो है चांडाल चौगड़ी, ये उनकी टूल किट है, और अलग अलग मंच से इनका उपयोग करना। अब बाहर से टूल किट बनकर आ रहा है भारत में। कई बार हमने देखा है कि ग्रेटा जैसी सो कॉल्ड एनवायरमेंटलिस्ट भी सोशल मीडिया पर गलती से वो टूल किट को वायरल कर देती है, वो टूल किट आ जाती है और वायरल हो जाती है। दिशा रवि करके किसान आंदोलन की एक जो पूरी टूल किट काम कर रही थी, तो दिशा रवि भी उसका एक हिस्सा थी उस टूल किट का, और उससे भी वो टूल किट जो है गलती से वायरल हो गई, जिसमें लिटरली बताया गया था कि भारत को कैसे तोड़ना है, भारत को कैसे बदनाम करना है, और भारत को किस तरह से नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर उसके चित्रण पर हमें दर्शाना है। अब कौन है ये ताकत? है ये वो ताकत है जो भारत को टुकड़े टुकड़े करने की बात करती है, भारत की अखंडता और संप्रभुता पर प्रहार करती है, भारत आगे ना बढ़े। क्योंकि हम लोग जब भारत की बात करते हैं तो हम विश्व गुरु और परम वैभव पर भारत को ले जाने की बात करते हैं, और ये जो दुश्मन की जो ताकतें है वो हमारे ही देश के जो इनसाइड स्लीपर सेल है उसके साथ बैठकर काम करती है, और पूरी तरह से एक एजेंडा चलाया जाता है। एक मैं एग्जाम्पल दूंगी, क्योंकि महिला हूं इसलिए महिला वाला एग्जाम्पल दूंगी, और वो इसलिए दूंगी क्योंकि जिस तरह से भारत को रेपिस्तान करके पूरे विश्व में दिखाया गया था, तो दुख होता है, क्योंकि मैं एक ऐसे राज्य की नागरिक हूं, और हम सब अभी साबरमती के किनारे गुजरात में बैठे, और मैं मानती हूं कि गुजरात में रहकर मैं अपने आप को बहुत सेफ फील करती हूं। एक ये राज्य गुजरात ऐसा है जिसने वो दौर भी 90 के दशक का देखा है कि अंधेरा यानी कि सूरज ढलने के बाद में महिलाएं बाहर नहीं निकलती थी, और आज हम बहुत सुरक्षित अपने आप को फील करते हैं। आशिफा को लेकर एक पूरी टूल किट ने काम किया भारत में, और भारत के बाहर उस टूल किट ने काम किया। लिटरली बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर्स और कुछ एक क्रिकेटर्स भी हाथ में प्ले कार्ड लेकर आपको दिखे कि आई एम हिंदुस्तानी एंड आई एम अशेम्ड। जानबूझ के हिंदुस्तानी वर्ड यूज किया गया और हिंदुस्तानी में हिंदू बोल्ड में लिखा गया। आशिफा को सब जानते हैं, कितने लोग निकिता तोमर को जानते हैं, ये प्रश्न है। वो निकिता को तोमर हरियाणा की फरीदाबाद में दिन दहाड़े एक जिहादी आतंकवादी तालिबानी मानसिकता का लड़का, जो कि एक बहुत बड़ी कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े नेता के छत्र छाया में पला बड़ा, जिस पार्टी से उस परिवार का ऐसा नाता है कि नेहरू जी के साथ भी कार्य किया है और इंदिरा जी के साथ भी उसके परिवार के लोगों की घनिष्ठ मित्रता रही है। अब वो लड़के ने उस हिंदू बच्ची निकिता तोमर को खुलेआम धमकी दी, मुगल काल की तरह ही, कि या तो मुझसे शादी कर, या तो मेरे साथ चल, या फिर मैं तुझे मार डालूंगा। वो हिंदू बच्ची निकिता तोमर, जो कि पढ़ाई में अव्वल, अपने माँ बाप की इकलौती लड़की, उसने कहा अपने माँ बाप की इज्जत की खातिर और अपने समाज की इज्जत की खातिर मुझे मरना स्वीकार है, पर तेरे साथ आना स्वीकार नहीं है। मैं इस औरंगजेब मानसिकता का खंडन करती हूँ, विरोध करती हूँ। ये निकिता तोमर के शब्द थे।
और उस निकिता तोमर को दिन दहाड़े फरीदाबाद की अग्रवाल कॉलेज से वो एग्जाम दे के बाहर निकलती है और उसका पूरा संघर्ष सीसीटीवी कैमरा पे है। उस बच्ची ने संघर्ष किया है। 2 लड़के आते हैं गन लेके, फिल्मी स्टाइल में गाड़ी को वहां रोका जाता है। निकिता तोमर को कहा जाता है कि गाड़ी में बैठ वरना तुझे मैं बंदूक से उड़ा दूंगा। वो लड़की संघर्ष करती है। उस लड़की को अग्रवाल कॉलेज के बाहर गन पॉइंट पे मार दिया जाता है इस 26 तारीख को। पूरे 2 साल होंगे उसकी डेथ को। कहां गई ये चांडाल चौगड़ी? क्यों कोई प्ले कार्ड गैंग आगे नहीं आया? क्यों कोई कैंडल मार्च नहीं हुआ? अब क्यों किसी को डर नहीं लगता? कहां गई वो फेमिनिस्ट गैंग जो उस वक्त बोली थी और अब नहीं? आप कोई भी मुद्दे को धर्म का चश्मा लगाकर देखते हो और सिक्के के उस पहलू को दिखाते हो जो आप दिखाना चाहते हो, जो आपके एजेंडा में सेट होता है। मैं कहती हूं हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। दिखाने हैं तो आप दोनों दिखाओ। यदि आप आशिफा वाला पहलू दिखाते हो तो आप निकिता तोमर वाला पहलू क्यों नहीं दिखाते हो? क्योंकि ये एक एजेंडा है और उस एजेंडा के अंतर्गत ये लोग इंडिया गेट पर जाकर कैंडल मार्च करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और वही सारे हाई प्रोफाइल वीवीआईपी लोग जब किसी हिंदू बच्ची के साथ ऐसा होता है तो चुप हो जाते हैं। और वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स भी उस न्यूज को कवर करती है। अल जजीरा उस न्यूज को कवर करता है और अपने ही देश में गुमनामी की मौत हमारी बच्चियां मर जा रही है। काजल जी, यहाँ मैं एक और पॉइंट जोड़ना चाहूँगा। अभी हिजाब पे एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ है ईरान में और उसके काफ़ी हम रिपरकशंस भी देख रहे हैं। किस तरह से वहाँ प्रदर्शनकारियों पे, निहत्थे प्रदर्शनकारियों पे गोलियां चलाई जा रही हैं, जेलों में ठूसा जा रहा है। लेकिन आपकी जो ये चांडाल चौकड़ी है, इसका ना एक ट्वीट दिखाई देता है, ना इसका कोई रिएक्शन आता है और ये मूक है इस समय। डबल स्टैंडर्ड सर, ये कैसा डबल स्टैंडर्ड है कि अगर वहां पे हिजाब में किसी लड़की को मार दिया जाता है तो यहाँ की सो कॉल्ड जर्नलिस्ट, जिनको अब नोबेल प्राइज भी मिलेगा, वो जर्नलिस्ट जो है वो वहां के हिजाब आंदोलन को जो चल रहा है, वहां की महिला हिजाब को निकाल के फेंक रही है, जला रही है, एक आंदोलन कर रही है क्योंकि वहां पर एक बच्ची को मार दिया जाता है, तो वहां उसको फेवर कर रही है। और वही भारत में हिजाब आंदोलन पर बवाल मच रहा है और उसमें वो अपनी टूल किट लगा रही है और एक एजेंडा चला रही है कि भारत में वहां पर महिला हिजाब ना पहने उसको सपोर्ट कर रही है और भारत में महिला हिजाब क्यों ना पहने उसके अगेंस्ट जा रही है। और वो भी पूरी कंट्रोवर्सी इस तरह से दिखाई जाती है कि सारी महिलाओं को इसमें इंक्लूड किया जाता है, जबकि स्कूल का एक डेकोरम होता है, एक ड्रेस कोड होता है। आप स्कूल के ड्रेस कोड में जाना, हर कोई इंसान जाएगा। अगर कोई भी किसी तरह से जाएगा तो फिर तो वो तो मुझे किसी नाटक कंपनी का नाटक लगेगा, रंगमंच लगेगा, वो मुझे कोई स्कूल नहीं दिखेगी। 2 दिन पहले आपने देखा कि एक स्कूल में, भारत की एक स्कूल में एक बच्ची हिजाब पहन के जाती है और हिजाब के अंदर उसने ब्लूटूथ लिटरली छिपाया हुआ है और वो चिटिंग करते हुए पकड़ी गई है। तो अगर आप एग्जाम देने वाली हिंदू महिलाओं के हाथ से कलावा निकालते हो और मंगलसूत्र निकलवा देते हो और फिर वही जब हिजाब निकलवाने की बात आती है तो इसमें बवाल इतना क्यों मचाना है? क्यों ये डबल स्टैंडर्ड है भारत के उन तथाकथित कुछ पत्रकारों के जो किसी एजेंडा के अंतर्गत काम करते हैं और ये चित्रण दिखाते हैं कि भारत में मुस्लिम महिला जो है उन पर प्रहार किया जाता है, उनकी कोई अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। और वही शाहीन बाग में भी हमें देखने को मिला, जो कि पूरा का पूरा एक एजेंडा बनाया गया था, रचाया गया था। और वहीं जब हमारे जैसी महिलाएं जो अपनी बात रखने की बात करती है, उनका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है तो क्या हमारा नहीं है? उनका फ्रीडम ऑफ चॉइस है तो क्या हमारा फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं है? अगर वो हिजाब पहनना चाहती है और अगर हम करवा चौथ रखना चाहते हैं तो इस पे बवाल क्यों होता है? और करवा चौथ पर जब करीना खान, मेरा मतलब तैमूर की अम्मी, जब आकर अपने बयान देती है, या नसरुद्दीन शाह की बीवी रत्ना पाठक उसको बड़ा रिग्रेसिव बताती है, तो मैं इनसे ये प्रश्न करती हूँ कि करीना खान है या नसरुद्दीन शाह की वाइफ रत्ना पाठक है, वो पर्टिकुलर एक उस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जहां पर आज भी 1400 वर्षों के बाद भी महिलाओं को मस्जिद में जाने की परमिशन नहीं है, जहां आज भी अरब कंट्री से भारत में लोग आके मुता निकाह कर रहे, 1-1 महीने के कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और वो माइनर बच्चियों के साथ
लिटरली कहते हैं ना कि अपना भोग विलास की वस्तु समझकर उसको उपयोग करते हैं, तब ये महिला कहाँ चली जाती है। ये ट्रिपल तलाक पर क्यों मुझे नहीं दिखी जब ये कानून लाए भारत सरकार, ये मुझे तब क्यों नहीं दिखती जब हलाला किया जाता है उन महिलाओं का और उनके लिटरली इंटरव्यू आते हैं। तो मुझे लगता है कि करीना खान जैसी महिला है जो कि एक सभ्य सोसाइटी से है, जिसके लाखों फैन फॉलोइंग है, जिसको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर भी लोग फॉलो करते हैं, तो उनको एक ऐसा स्टैंड लेना चाहिए अपने समाज की महिलाओं के लिए कि जहां पर उनको आज भी 21st सेंचुरी में भी सेक्स स्लेवरी के लिए यूज किया जाता है, बच्चे बनाने की, पैदा करने की मशीन बनाकर रखा जाता है, जिनको आज भी नकाब, बुर्खा, हिजाब में कैद किया जाता है। मुझे लगता है कि कोरोना काल में हम मास्क पहनते थे, हमारा दम घुटता था। सोचो उन मुस्लिम महिलाओं की हालत जिनको 24 घंटे नकाब में और हिजाब में और बुरखे में रहना पड़ता है, वो भी काले कलर के कपड़े में, जो कि जिसका तासीर ही गर्म है, जो कपड़ा गर्म दे रहा है। मैंने सफेद कपड़ा भी पहना, ये ठंडा कपड़ा है, अगर मैं काला पहनूंगी मुझे गर्म देगा, वो गर्मी देगा। तो आप सोचो कि उन महिलाओं की क्या हालत है। तो करीना खान है, अरफा खानुम है, राना अयूब जैसी अच्छी सभ्य पढ़ी लिखी महिलाओं को यह सोचना चाहिए कि वो अपने समाज की महिलाओं को अपनी तरह भी प्रोग्रेसिव बनाए। काजल जी ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है और आज भी लड़ रही हैं लव जिहाद की 27 लड़कियों के लिए। कई लड़कियों को आज़ाद कराया है, मुक्त कराया है। और बॉलीवुड में जो हिंदू विरोधी एक गैंग सक्रिय है, जो हिंदू मानवों और हिंदू आस्थाओं और हिंदू प्रतीकों पर चोट करता है, उसके विरुद्ध भी काजल जी एक लंबी लड़ाई लड़ रही हैं। उसका एक संक्षेप में थोड़ा सा परिचय दीजिएगा। मैं लव जिहाद और इलीगल एनक्रोचमेंट पर काम करती हूँ और स्पेशली गुजरात में लगभग जो भी बड़े ऐतिहासिक मंदिर है उन सभी मंदिरों पर सेम पैटर्न से इस्लामिक अवैध ढांचा खड़ा कर दिया गया है। उसकी भी एक काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ी है और लव जिहाद पर काफ़ी लंबी लड़ाई चल रही है, आज भी चल रही है, हर रोज़ चलती है पूरे भारत भर में। अपनी जो बच्चियां हैं जिनको एक एजेंडा के अंतर्गत फंसाया जाता है, जो अब्दुल है वो अजय बनकर हमारी लड़की को बहलाकर, फुसलाकर, ब्लैकमेल कर कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन की वीडियो, फोटोग्राफ, और उसमें भी ज़्यादातर जो बच्चियां है वो हमारी माइनर होती है। और उसमें भी एक अभी जो नया ट्रेंड चल रहा है उसमें ज़्यादातर इंस्टाग्राम से जो हमारी वनरेबल माइनर बच्चियां हैं उनको फंसाया जा रहा है। और इसके पीछे एक पूरी लॉबी काम कर रही है। और ये मुझे कैसे पता चला कि आज से 2-2.5 साल पहले मैंने जब लव जिहाद पर बात करी थी और वो वीडियो, आप ये कहते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये वन तरफा हो रहा है। मैं तो आपको बताती हूँ भाई, मेरे 6 महीने हो गए, मेरा तो ट्विटर अकाउंट भी सस्पेंड कर दिया, 1.5 साल हो गया मेरा फेसबुक पेज भी सस्पेंड कर दिया। अब फेसबुक प्रोफाइल है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, मैं ज्यादा चिंता नहीं करती, ये भी आज नहीं तो कल सस्पेंड होने ही है, वो मान के ही मैं काम करती हूँ, पर हम धरातल पे काम करते हैं। और उस वक्त आप बिलीव नहीं करोगे कि जब मैंने पूरा एक्सपोज किया कि लव जिहाद कैसे ये इंस्टाग्राम के माध्यम से कर रहा है, और मैं काफी लंबे टाइम से बोल रही हूँ कि ये सो कॉल्ड देश की जो माइनॉरिटी है वो इंस्टाग्राम पे मेजोरिटी में है, आपको इनकी मेजोरिटी इंस्टाग्राम पे मिलेगी, भले नाम बदल के या सही नाम रखकर जो भी है। और मैंने जब इनको इंस्टाग्राम पे एक्सपोज किया तो आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे एक दिन में 22,000 गालियां पड़ी है। मैंने लिटरली बाइफरकेट कराया और दिखाया 22,000 गालियां, उसमें मुझे रेप थ्रेट मिल रहा है, मुझे मेरे बच्चों को जान से मारने की धमकी मिल रही है, मेरी बेटी के गैंग रेप की मुझे धमकी मिल रही है, मेरे पे एसिड अटैक की मुझे धमकी मिल रही है, मेरे हस्बैंड के मॉब लिंच की मुझे धमकी मिल रही है। क्योंकि सिमिलरली उस वक्त मेरा एक और जो संघर्ष ग्राउंड पे चल रहा था वो था कि यहाँ पर मोरबी करके एक सिरामिक इंडस्ट्री बहुत बड़ा हब है पूरे विश्व में, यहाँ से जो टाइल्स है वो एक्सपोर्ट होती है। उस मोरबी शहर में हमारा जो ऐतिहासिक मणि मंदिर है, जो भव्य है, जो 100 वर्ष से भी अधिक वर्षों का पुराना मंदिर है, वहां पे एक इस्लामिक ढांचा खड़ा हो जाता है और इस तरह से हो जाता है कि वो पूरे के पूरे मंदिर की दीवार को ही एनक्रोच कर देता है। अगर आप मंदिर की खिड़की खोलते हो तो आपको वो उनका ढांचा दिखेगा। वो भी एक लड़ाई चल रही थी और वहीं मैंने ग्राउंड पे जाकर एक सभा थी और मैंने उसमें अपनी स्पीच दी थी। अब मैं दोनों चीज कनेक्ट करती हूँ। जब मैंने स्पीच दी ना,
उसके अगले दिन ये टूल किट गैंग चालू हो गई। ये जो क्विंट है, स्क्रॉल इन है, इन सब ने शुरू कर दिया। मैंने बात करी थी अवैध ढांचा हटना चाहिए, अवैध ढांचा टूटना चाहिए। एक तरफ आप संविधान की बात करते हो, कायदे और कानून की बात करते हो, तो उसी संविधान के दायरे में रह के उस तर्ज पर यदि मैंने अवैध ढांचा हटाने की बात की तो भाई मैंने क्या गलत किया? उसमें मुझे लिटरली टारगेट किया जाता है ये पूरी लेफ्ट लिबरल लॉबी की तरफ से, और वो लोग मुझे टारगेट करते हुए ये तरह से दिखा रहे हैं कि गुजरात में एक फ्रिंज एलिमेंट है काजल हिंदुस्तानी, जो कि मुस्लिम का जो मस्जिद है उसको दिन दहाड़े तोड़ने की बात कर रही है, जबकि मैंने एक अवैध ढांचे को हटाने की बात की थी। उनके पास कागज भी नहीं है। अगर आप उनसे कागज मांग रहे हो, 3 दिन पहले एक मीडिया ने कहा कि आपके पास कागज है तो दिखाओ। उन्होंने कहा 40 साल पहले बाढ़ आई थी, उस बाढ़ में हमारे कागज बह गए। अब समझ रहे हो? तो मैं कहती हूं मैं ताजमहल की ऑनर हूं। पार्टीशन हुआ तो अब्दुल मेरे घर में आया, चोरी कर लिया ताजमहल का पेपर, और अभी वो पाकिस्तान में लेके बैठा है। आप मानोगे इस बात को? तो कागज है तो दिखाओ, वरना अवैध कब्जा हटाओ। बहुत सिंपल है। तो ये सारी लड़ाई में मुझे इतने थ्रेट मिले कि आज गुजरात में मैं बिना सिक्योरिटी के कहीं निकल नहीं सकती हूं। मेरे साथ हमेशा सिक्योरिटी रहती है। 1 साल हो गया मैं मेरे परिवार के साथ किसी पब्लिक प्लेस में नहीं गई। और जब मुझ पर ऐसा आक्रमण होता है या नुपुर शर्मा पर ऐसा आक्रमण होता है, ऑल्ट न्यूज के जरिए नुपुर शर्मा को किस तरह से टारगेट किया गया, एक पूरा फेक स्टोरी चलाया, शिव शंकर को फवारा बनाकर बताया जा रहा है, और एक्शन के रिएक्शन में अगर उन्होंने कुछ कमेंट किया, एक पूरी लॉबी उस पर टूट पड़ती है। 56 इस्लामिक देश एक होकर टूट पड़ते हैं, और उस बच्ची का, उस नुपुर शर्मा का सर तन से जुदा होने की खुलेआम बात होती है। एक फेक स्टोरी चलाई जाती है। तो ये सारी गैंग तब कहां चली जाती है जब हम जैसों पर प्रहार होता है। क्या हम महिला नहीं है? हम इस देश की नागरिक नहीं है? क्या हमारा कोई अस्तित्व नहीं है? हमारी कोई सुरक्षा नहीं है? क्या हमारी जान की कोई कीमत नहीं है? खुलेआम हमें बलात्कार की धमकियां दी जा रही है। मेरी 15 साल की बेटी का गैंग रेप का धमकी दिया जा रहा है, मॉब लिंच का मेरे पति का धमकी दिया जा रहा है। और वहीं अगर किसी राणा अयूब को अगर कोई ऐसा मैसेज चला जाएगा, हाँ, तो न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट उसको बेचारी अबला नारी बता देगी। तो हम क्या है? हम कुछ नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा संघर्ष है जो ग्राउंड पे चल रहा है। हर रोज लड़ रही हूं, लेकिन आज आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि इस मंदिर के लिए जो 2.5 साल का संघर्ष था वो अंततः इस मोड़ पर आया है कि लैंड ग्रैबिंग भी दाखिल हुई है, और वहां के जो इस्लामिक जो प्रीचर्स थे, टीचर्स थे, उनको अरेस्ट भी किया गया, क्योंकि पूरा अवैध ढांचा बिल्कुल लैंड ग्रैब किया गया था। तो अंततः इसमें हमें 50% कामयाबी मिली है, लेकिन 100% हम तभी सफल मानेंगे जब हम हमारे मंदिर को इन जिहादियों के कब्जे से छुड़वाएंगे। आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने इतना लंबा संघर्ष किया और उसमें सफलता पाई।